हेलो स्टूडेंट, मैं विनोद कुमार शर्मा आपका प्रयास ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो देखिए भी अपने जो इससे पहले अपनी 5 क्लासें हो चुकी हैं और आज अपने देखिए जो बात करनी है कि जो 2015 और 2017 में जो रीट में क्वेश्चन आए हैं। तो सबसे पहले अपने आज बात करते हैं किसमें, क्वेश्चन नंबर 1 में। तो देखिए क्या बोला कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है। यानी हम भारत के लोग, यानी आपने पढ़ा है कि प्रस्तावना याद कीजिएगा कि पहली लाइन ही है कि हम भारत के लोग। हम भारत के लोग से यहाँ तात्पर्य क्या है, ये किसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो देखिएगा ऑप्शन आपके सामने है कि संप्रभुता भारत के मुख्य न्यायाधीश में निहित है, ये ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद बोला संप्रभुता भारत के राजनीतिक दलों में निहित है, ये ऑप्शन गलत है। उसके बाद में संप्रभुता लोकसभा के अध्यक्ष में निहित है, ये भी गलत है। अब आपके सामने बचा क्या, एक ही ऑप्शन, वो कौन सा, कि संप्रभुता कि भारत के लोगों में निहित है, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिएगा नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 2 कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। तो आप याद कीजिएगा कि जब आप लोगों ने मौलिक अधिकार पढ़े थे तो सबसे पहले ये आता है, ये जो मौलिक अधिकार है इनका उल्लेख संविधान के भाग किस में है, 3 में है। और अनुच्छेद की अगर बात की जाती है तो अनुच्छेद 12 से 35 है। अब पहली बात तो ये आ जाती है कि इसमें अब भाग 3 के बारे में बात चल रही है, क्योंकि अनुच्छेद 12 से 35 हैं और ये जो सारे के सारे अनुच्छेद हैं अब ये इसके बीच में ही आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो अस्पृश्यता की अगर बात की जाती है तो ये अनुच्छेद 17 में है और जो छुआछूत अधिनियम 1955 में से समाप्त भी कर दिया गया है। यानी आज इस आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा, ये आप ध्यान रखिएगा और ये अपने रीट में क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट देखिए बात करते हैं कि भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है। यानी सीधी सी बात है कि मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है, यानी यहाँ भाग बताना है। तो सबसे पहले देखिए बात करते हैं कि ये भाग 5 है और आप सब जानते हो भाग 5 में तो क्या है, संघ सरकार है। उसके बाद में भाग 2 की बात करें तो इसमें किसका उल्लेख है, इसमें नागरिकता का उल्लेख है। उसके बाद देखिए बात करें कि भाग 6 और यहाँ किसका उल्लेख है, राज्य सरकार का उल्लेख है। अब देखिएगा अब आपके सामने पूछा क्या है, मौलिक कर्तव्य, तो सीधी सी बात है तो क्या बच गया, ये ऑप्शन सी यानी भाग 4A, यानी इसमें क्या आ गया अपने मौलिक कर्तव्य। और आप सब जानते हो जो मौलिक कर्तव्य हैं तो ये तो अपने 42वां संविधान संशोधन 1976 श्रीमती इंदिरा गांधी के समय क्या है, अपने ये 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और जिनका उल्लेख संविधान के भाग 4 क में या कह सकते हो भाग 4A में किया गया है। अब नेक्स्ट अगर बात की जाती है देखिएगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है। फिर देखिएगा ये मौलिक अधिकार में से क्वेश्चन दोबारा फिर आया है। अगर मौलिक अधिकार की इसमें बात की जाती है तो इसमें क्या है, इसने पूछा 25 में क्या है। और याद कीजिएगा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें तो उसका उल्लेख है अनुच्छेद 25 से 28 में। और यहाँ इसने क्या पूछ लिया, अनुच्छेद 25 के बारे में पूछा है। अब 25 की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी धर्म के पालन अभ्यास व प्रचार प्रसार की इसमें क्या है, स्वतंत्रता। ये आप ध्यान रखिएगा, यानी अपने सभी को अपना धर्म अपनाने की, अपना धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है, अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है। इस पे कोई बाउंडेशन नहीं है। हाँ, सिर्फ बाउंडेशन इतनी ही है कि अपने किसी धर्म की आलोचना नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपने किसी धर्म को माने या न माने
कोई बाउंडेशन नहीं है। तभी बोला अंतःकरण, ये अपनी अंतरात्मा कहती है कि आपने किसको मानना है या नहीं मानना है, वो डिपेंड आप पे है, इसमें कोई आप बाउंड नहीं है। आप आस्तिक भी हो सकते हो, आप नास्तिक भी हो सकते हो। और यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, अनुच्छेद 25 की, धर्म के पालन अभ्यास प्रचार की है, अनुच्छेद 25 में है ये। नेक्स्ट इसमें आता है जी कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है। देखिए, संविधान की अगर व्याख्या की अगर बात की जाती है तो जो अंतिम अधिकार की अगर बात की जाए तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि लोकसभा अध्यक्ष को नहीं है, राष्ट्रपति को नहीं है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नहीं है, बल्कि किसको है, सर्वोच्च न्यायालय को है। ये आपने ध्यान, दोबारा सुनिए मैंने क्या कहा कि संविधान की व्याख्या करने का जो अंतिम अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय, और जैसे सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता है, संविधान का रक्षक भी कहा जाता है। यानी ये नहीं है कि संसद के द्वारा जो मर्जी आया संविधान में संशोधन किया, नहीं, बल्कि कि अगर संसद के द्वारा संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन किया जाता है या अनावश्यक रूप से छेड़खानी की जाती है तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का क्या कहते हैं, रक्षक कहते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय है। उसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट बात करें भी, अब आता है कि लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए आवश्यक गण पूर्ति क्या है। इसे आप गण पूर्ति कह सकते हो या इंग्लिश में इसके लिए शब्द यूज करते हैं कोरम। अब देखिएगा, पहला ऑप्शन बोला इसमें कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग, दूसरा कुल सदस्य संख्या का 1/3 भाग, उसके बाद में कुल सदस्य संख्या का 1/4 भाग और कुल सदस्य संख्या का 2/3 भाग। तो ऐसी स्थिति में इसका जो आंसर है वो ये है। और आप ये ध्यान रखिएगा, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो विधान परिषद हो, सबके लिए गण पूर्ति ऑब्लिक कोरम क्या है, 1/10 है। यानी सदन की बैठक बुलाने के लिए कम से कम क्या है, 1/10 सदस्यों का उपस्थित होना जरूरी है। अगर 1/10 सदस्य उपस्थित नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो उसकी कार्यवाही है नेक्स्ट डे के लिए पोस्टपोन यानी स्थगित हो जाएगी। अब बात यहाँ लोकसभा है तो लोकसभा है तो अपने शब्द लोकसभा आ जाएगा, राज्यसभा है तो इसके लिए नियम यही है, विधानसभा चाहे विधान परिषद सबके लिए नियम यही लागू है। लेकिन यहाँ पूछा क्या है, लोकसभा, तो क्या आ जाएगा 1/10 ये रखिएगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्री परिषद का प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता करता है। और देखिएगा मैं आपको ये सारा पहले क्लास में बता चुका हूँ, याद कीजिएगा। जब आपने क्या है ये 74, एक बार नहीं मैं आपको 2 बार बता चुका हूँ। जब पहली बार अपने प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के बात में बात हुई थी तो वहाँ मैंने बताया था। और जैसे इससे पहले जो क्लास हुई थी प्रधानमंत्री, जब प्रधानमंत्री पढ़ाया तो वहाँ मैंने आपको बताया था। तो यानी कि राष्ट्रपति को परामर्श एवं सलाह के लिए एक जो मंत्री परिषद है और इसका जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 74 में है। और देखिएगा 78 में तो क्या है, याद करो, बताया था आपको मैंने, आपको देखिएगा कि 78 में तो क्या बोला कि राष्ट्रपति भारत सरकार से उसके कार्यों की सूचना मांग सकता है। 79 है, ये आप पढ़ चुके हो। 79 में क्या है, यहाँ संसद है यानी पार्लियामेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में 80 की बात करें तो यहाँ क्या है, राज्यसभा है। तो सिर्फ देखिएगा कि थोड़ा सा आप अंदाजा लगा लिया करो। और जब भी आप क्या है पेपर देते हो या पेपर करते हो तो हमेशा ध्यान रखिएगा ऑप्शन 4 में से 2 छांटना बहुत आसान होता है। अब आपके सामने है देखिएगा, अब ये तो इसमें बात किसकी हो रही है कि उसमें राष्ट्रपति को परामर्श के लिए, तो ऐसी स्थिति में यहाँ बात किसकी आ रही है, व्यवस्थापिका, और यहाँ बात किसकी हो रही है, कार्यपालिका की। और आपने पढ़ा भी है ये अनुच्छेद कहाँ आ रहे हैं, व्यवस्थापिका में आ रहे हैं।
और ये अपने कहाँ आ रहे हैं, कार्यपालिका में है। तो यानी इन दो में आप आराम से अंदाजा लगा सकते हो। तो ये किस में आ जाएगा, अनुच्छेद 74 में, कि राष्ट्रपति को परामर्श के लिए एक मंत्री परिषद और जिसका मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी, कि राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है, यहां आप ध्यान रखिएगा। और जनरली यहां बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और गलत करते हैं। इसने क्या बोला है, और अपने दिमाग में सिर्फ एक ही डाटा फीड है, क्या जी, जैसे ही अपने चुनाव आयुक्त की बात आती है सीधे अपने जाते हैं राष्ट्रपति। गलत है जो, ठीक। लेकिन यहां शब्द उसने क्या यूज किया है, उसने राज्य चुनाव आयुक्त बोला है, न कि भारत शब्द यूज किया है। अगर भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो नो डाउट कौन आ जाएगा इसमें, राष्ट्रपति आ जाएगा। लेकिन यहाँ बात किसकी कर रही है, ये राज्य निर्वाचन आयुक्त की बात हो रही है। और राज्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो कौन आएगा इसमें, संबंधित राज्य का राज्यपाल आएगा। ये जब नाम ही देखिएगा, नाम है राज्य, अब राज्य है तो उसमें राष्ट्रपति का क्या लेना देना है, तो इसमें कतई कंफ्यूजन नहीं होना है। और जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है इसका उल्लेख अनुच्छेद 243 के अंदर है। और राजस्थान के अंदर जुलाई 1994 यानी 1994 में राज्य निर्वाचन आयुक्त की क्या हुई है, स्थापना हुई है। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है भी। तो ये आप ध्यान रखिए कि जो राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है उस संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। और केंद्र की अगर बात आती है तो वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। यहाँ आपने कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट भाई, अब आता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। और जनरली यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि अपने सही नहीं, इसमें एक बोला सही नहीं है, ये नहीं अपने दिमाग में नहीं रहता है। उसने पूछते हैं तो नहीं पहुंच जाते हैं, नहीं है तो है में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ आपने क्या बोला, नहीं पूछा है, तो यानी गलत सीधी सी बात है। यानी सिंपल शब्दों में बात करें, गलत पूछा है इसने। तो पहली बात, संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। बिल्कुल सही है, आपको बताया था मैंने, याद करो जब राष्ट्रपति पढ़ाया था अनुच्छेद 143 कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श एवं सलाह ले सकता है। परामर्श को देना और मानना दोनों बातें नहीं है, याद कीजिएगा। तो ये किस में है, 143 बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने हेतु बाध्य है। अब यहां देखिएगा उसने क्या बोला कि परामर्श देने हेतु बाध्य है, यहां इस पे जोर डाल दिया इसने, ध्यान रखिएगा। और अभी मैंने क्या बोला, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है और परामर्श को देना और मानना दोनों बाध्य नहीं है। ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहां गलत क्या हो गया, ये हो गया है कि बाध्य नहीं है। यहां क्या बोला उसने, बाध्य बोला है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य नहीं है, बिल्कुल सही है। कि सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श अनुसार सरकार प्रस्तावित विधेयक में आवश्यक संशोधन कर सकती है, सही है। तो गलत इसमें आपका ये हो गया, ये ध्यान रखिएगा। और थोड़ा सा आपने इन चीज़ों को ध्यान रखना है, ये नहीं वाला है वाला ये कन्फ्यूज कर जाता है अपने को भी। अब नेक्स्ट इसमें देखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं है। पहली बात तो आप याद करो, जब मैंने आपको राष्ट्रपति बताया था, पढ़ाया था कि सबसे पहले क्वेश्चन तो ये आता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है अनुच्छेद 54 में। पहली बात तो यही है। यानी अगर आपसे सिंपल सा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कौन इसमें अनुच्छेद में है, 54 में है। अब आता है इसमें जी कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, ये बोला है। अब देखिए पहला बोला केवल लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, गलत। केवल नहीं, ध्यान देखिएगा कि अकेले लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करते, बल्कि अन्य सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। तो यानी पहला क्वेश्चन गलत हो गया।
उसके बाद बोला लोकसभा के सभी सदस्य, ये भी गलत है, सिर्फ इस बात को घुमाया है। यहां तो बोला निर्वाचित है और यहां बोला सभी, और इन दोनों में डिफरेंस क्या हो गया? अगर ध्यान दो, दोनों में डिफरेंस क्या हो गया? इन दोनों में डिफरेंस यह हो गया, यहां मनोनीत प्लस निर्वाचित दोनों ही आ गया। और ये आपको पता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, तो ये वैसे ही गलत हो गया है। अब तीसरा देखिएगा कि भारत की संसद तथा राज्य की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, और देखिएगा बात गलत नहीं है, बिल्कुल सही बोला है इसने, लेकिन इसमें आपको कुछ कमी नजर आ रही होगी। इस चीज को ध्यान रखना आपने कि बोला बिल्कुल सही है कि भारत की संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें एक कमी छोड़ दी है, और वो कमी ध्यान रखिएगा अगले ऑप्शन में पूरी हो रही है, तो इसका मतलब कमी है तो क्या हो गया? गलत हो गया। अब आपके सामने है, अब 3 गलत हो गए, चौथा अपने आप ही सही हो गया। तो क्या कमी थी वो देखिए अगले में। अब साथ में क्या बोला इसमें कि भारत की संसद तथा राज्य की विधानसभाओं और दिल्ली प्लस पुदुचेरी के इन संघ शासित प्रदेशों के केवल निर्वाचित सदस्य। ये तो बात होगी पहले की भी, लेकिन अब जो एक और ध्यान रखिएगा, और आपको मैंने बताया था क्योंकि पेपर पहले हो चुका था और ये प्रावधान ऐसा बाद में हुआ है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट अगर बात की जाती है, क्वेश्चन आदि आता है, तो इसको आपने इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है, क्योंकि ये ऐसा अभी हुआ है, अक्टूबर 2019 में हुआ है, और ये पेपर तो पुराना है, 19 से पहले का है। प्रावधान तो किस में हुआ है? 19 में ऐसा हुआ है। तो वो आपको इसमें अगर नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको साथ में क्या जोड़ना पड़ेगा कि संघ शासित प्रदेशों में दिल्ली पांडिचेरी के साथ साथ में जम्मू कश्मीर को भी ऐड करना है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि जम्मू कश्मीर पहले क्या था? राज्य था, लेकिन अब वो क्या बन गया है? एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो ऐसी स्थिति में दिल्ली पांडिचेरी के साथ साथ में शब्द आपने क्या ऐड करना है? जम्मू कश्मीर। मैं पेपर के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूं कि पेपर की अगर बात की जाती है तो ये ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है, क्योंकि ये प्रावधान एक पेपर 2019 से पहले हो चुका है और ये प्रावधान अक्टूबर 2019 में ऐसा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आगामी एग्जाम के लिए या ध्यान रखने के लिए तो आपने यहाँ जम्मू कश्मीर को ध्यान रखिएगा, ये लीजिएगा भी। ये अपने क्या हो गया इसमें क्वेश्चन नंबर, ये नेक्स्ट है। अब देखिए बात करें भी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष में हुआ है? आप सब जानते हो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। देखिएगा क्या बोला गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, और आपको पता है कि प्रस्तावना में आज तक कितनी बार संशोधन हुआ है कि आज तक केवल 1 बार ही हुआ है। पहली बात तो यही है, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन आज तक 1 बार ही हुआ है। और वो कब हुआ है? वो 42वां संविधान संशोधन 1976 श्रीमती इंदिरा गांधी के समय। यानी क्या वो देखिएगा, अब इसमें बोला क्या कि 1976 किसके समय? श्रीमती इंदिरा गांधी के समय। अब आपके सामने देख लीजिएगा, अब 76 है तो यहाँ ऑप्शन क्या आ जाएगा? 2076, ये लीजिएगा। यानी और इसी संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? लघु संविधान या मिनी संविधान भी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन अभी जो लास्ट एग्जाम पटवारी का हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था, ध्यान रखना। क्या पूछा था उसमें? ये पूछा था कि इसमें लघु या मिनी संविधान, या इसके लिए शब्द यूज होता है क्या, आज तक का सबसे विवादास्पद संविधान संशोधन कौन सा है? वो 42वां संविधान संशोधन 1976 है। और इसी संविधान संशोधन में क्या हुआ था? अपने प्रस्तावना में क्या है जी? संशोधन। और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, ये ध्यान रखिएगा कि प्रस्तावना में क्या है? 3 शब्द जोड़े गए, उसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े हैं इस संविधान संशोधन में भी। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, वह संवैधानिक संशोधन जो
शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। ध्यान से सुनिए क्वेश्चन क्या है। वह संवैधानिक संशोधन जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, कौन सा सोचिए। अब इसमें 42वां, 52वां, 61वां और 86वां। तो ध्यान रखिएगा, ये जो इससे संबंधित अगर शिक्षा के अधिकार से संबंधित अगर बात की जाती है तो वो कौन सा है, 86वां संविधान संशोधन 2002, जिसमें क्या किया गया, इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। क्या अभी कि 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें क्या लिखा था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। अब वो आपके सामने देख लीजिएगा। अब शिक्षा शब्द आ गया नहीं आ गया, इसमें क्या पूछा उसने कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। यानी अभी मैंने क्या बोला कि 86वां जो संविधान संशोधन है 2002, जिसमें क्या हुआ जी कि 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। यानी अपने बात करें कि पहले तो थे 10, जब अपने क्या है मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। अभी मैंने आपको बोला था पहले, इसमें क्वेश्चन पहले भी आया है ये, जब मौलिक कर्तव्य कब जुड़े हैं, 76 में जुड़े हैं। अब 76 में जुड़े तो उसमें मौलिक कर्तव्य संख्या कितनी थी, 10 थी। अगर वर्तमान की अगर बात की जाती है तो वर्तमान में सदस्य उसमें क्या है, ये संख्या कितनी है, 11 है। और 11वां मैंने कब बोला, ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। और इसमें क्या है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान अब आपके सामने है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये 4 नंबर यानी 86 में हो गया। अब देखिएगा नेक्स्ट बात करें भी, किस समिति की सिफारिशों को आधार मानकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए। अब देख लीजिएगा कि मूल कर्तव्य जोड़े गए। अभी देखिए बात चल रही थी कि वही 42वां संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर अपने क्या है मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, यानी इसका आंसर क्या हो गया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति है। अब देखिएगा नेक्स्ट बात करें भी कि भारत सरकार ने काका कालेलकर को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया और नियुक्ति का वर्ष है। अब देखिएगा सबसे पहले ये आता है जो काका कालेलकर समिति है, इसका गठन 1953 में हुआ था। किसके समय हुआ था, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय हुआ था। अब इस समिति का जो गठन है वो 1953 में हुआ है और इस समिति की सिफारिशों को भारत सरकार ने क्या कर दिया था, नामंजूर कर दिया था। और उसके बाद फिर क्या है, मोरारजी देसाई के समय क्या हुआ था, उसमें पुनः बीपी मंडल का गठन किया गया 1978 में। और बीपी मंडल समिति की सिफारिश पर क्या हुआ है, अपने ओबीसी को आरक्षण दिया गया है। और यहाँ सबसे पहले ये पूछा गया कि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को आरक्षण देने के लिए काका कालेलकर समिति का गठन कब हुआ, 1953 में हुआ। अब देखिए भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, यानी भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है। और अभी मैंने क्या बोला था कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब इसमें क्या होता है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं होता और न ही देश किसी व्यक्ति को कोई धर्म आदि मानने के लिए बाउंड यानी बाध्य करता है। तो ऐसी स्थिति में अब ऑप्शन देखिएगा कि राज्य का अपना धर्म है, गलत भी। आप बताइएगा कि भारत का कौन सा धर्म है, कोई धर्म ही नहीं जाने देगा, क्योंकि भारत तो एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। उसके बाद में राज्य का धर्म से कोई संबंध नहीं है, ये भी नहीं कह सकते, ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्या है यहाँ भी सभी धर्मों के मानने वाले अन्वय रहते हैं और उनकी क्या है रक्षा करना राज्य का दायित्व है। माना राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है लेकिन उनकी रक्षा करना तो उसका काम है। ध्यान रखिएगा कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। अब आता है कि राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है परंतु उसका अपना कोई धर्म नहीं होता है, ये आपने ध्यान रखना है। यानी ये अपना इसका क्या हो गया, आंसर। यानी धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है कि राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है लेकिन वह
लेकिन उसका अपना कोई धर्म नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की उम्र होनी चाहिए। अब आप सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिएगा। अब बोला राज्यसभा के सदस्य, अब 25 साल किसके लिए होता है, ये लोकसभा प्लस विधानसभा के लिए। 35 साल किसके लिए होता है, ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और गवर्नर के लिए होता है, यानी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर। 30 साल किसके लिए है, ये राज्यसभा और विधान परिषद के लिए है। और इसने पूछा क्या है, राज्यसभा, तो अपना आंसर क्या हो गया, ये हो गया। और 21 साल किस में आता है, ये ध्यान रखिएगा, 21 साल भी है, लेकिन ये किस में आता है, ये लोकल गवर्नमेंट में आता है। लोकल गवर्नमेंट यानी पंचायती राज, यानी स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं, तो वहाँ ये 21 साल है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से अपना जो आंसर है वो क्या है, 30 साल में। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन भी, कि भारतीय संविधान का 44वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किस एक प्रधानमंत्री के समय हुआ था। यानी अभी अपने बात की थी जो बीपी मंडल मैंने आपको बोला था, तो ऐसी स्थिति में जो 44वां संविधान संशोधन 1978, अब इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो, यानी क्या हो गया 1978। अगर आपको ये पता है कि 78 में प्रधानमंत्री कौन था, तो देखिएगा 1977 में देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी और प्रधानमंत्री कौन बने, मोरारजी देसाई। और इनका कार्यकाल कब तक था, 1979 तक। और घटना कब की होगी, ये 1978 की। तो सीधी सी बात है, प्रधानमंत्री कौन हो गए इस समय, मोरारजी देसाई। यानी 44वां संविधान संशोधन 1978 मोरारजी देसाई के समय हुआ था वे। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, कि सर्वोच्च न्यायालय का वह कौन सा न्यायाधीश था जिसके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया आरंभ की गई लेकिन महाभियोग पास नहीं हो सका। और देखिएगा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब अनुच्छेद 61 की बात हुई थी कि महाभियोग की प्रक्रिया, और जब मैंने आपसे कहा था कि महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए यूज होता है, ये न्यायाधीश आदि के लिए शब्द क्या होता है, वैसे प्रॉपर वो अभियोग होता है। लेकिन आजकल प्रचलन में शब्द क्या लेने लगे, ये महाभियोग लेने लगे हैं, ये ध्यान रखना। फिर मैं आपसे कह रहा हूं, अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो शब्द होता है अभियोग, लेकिन आजकल जो प्रचलन में शब्द लेने लगे क्या है, वो महाभियोग ही है। और देश के प्रथम न्यायाधीश जिन पर क्या है महाभियोग की प्रक्रिया लगी, वो है वी रामास्वामी भी। यानी वी रामास्वामी पे क्या है महाभियोग की प्रक्रिया लगी थी, लेकिन ये पारित नहीं हो पाई थी, ये ध्यान रखना है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन भी। अब आता है भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची, यानी अपने संविधान में टोटल कितनी अनुसूचियां हैं, 12। मूल संविधान में कितनी थी, 8। अब वर्तमान में कितनी है, 12। तो उसने क्या पूछा कि जो 12वां उसमें एक अनुसूची है तो उसमें क्या है, तो देखिएगा 12वीं की बात करें तो ये आ जाएगा कि नगर पालिकाओं का इसमें क्या है उल्लेख है, या नगर पालिका से संबंधित है, या कह सकते हैं नगरीय स्वशासन से। और 11वीं की बात करें तो उसमें बात करें पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है भी, और थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें आपके उसमें पंचायती राज में दोनों ही अपने पढ़ने हैं। और यहाँ लेकिन जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या है, इसमें 12वीं में नगरीय स्वशासन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये लीजिएगा, वह कौन सा उपराष्ट्रपति है जिसका देहांत अपने कार्यकाल के दौरान हुआ। और मैंने आपको बताया था बकायदा कि आज तक एकमात्र ऐसा उपराष्ट्रपति है जिसकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई, और वो कौन है, वो ध्यान रखिएगा, कृष्णकांत है।
यहाँ बात किसकी कर रहे हैं? उपराष्ट्रपति की है। अगर राष्ट्रपति की बात की जाती है तो राष्ट्रपति आज तक 2 हैं जिनकी पद पे रहते मृत्यु हुई, लेकिन यहाँ बात किसकी चल रही है? उपराष्ट्रपति। और आज तक एक ही उपराष्ट्रपति हैं जिसकी पद पे रहते मृत्यु हुई है, और वो आपके सामने है। कौन है? कृष्णकांत, जिनकी 2002 में मृत्यु हुई थी। ये लीजिएगा भी, ये हैं 2017 और 2015 में रीट में पूछे गए क्वेश्चन में। ठीक है, और आज अपना क्लास में इतना ही है। धन्यवाद।